नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ललित राजपूत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बैक टू एजुकेशन पर। तो प्यारे बच्चे, हम लोग शुरुआत करने वाले थे और शुरुआत एक आगाज है और ये आगाज आप लोग जानते हैं ना प्यारे बच्चे, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। ये जो वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूं मेरे बच्चे, एक प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है और ये प्रैक्टिस सेशन है ना टोटली डेडिकेटेड रहेगा दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा मेरे बच्चे सीईटी के लिए। बातें समझ आए? तो सभी के सभी बच्चे पेन कॉपी को उठा के बैठ जाओ और सारे के सारे बच्चे जो भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं उस सभी के सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन डेटा आप लोगों को दिया जाता है, आप अपनी नोटबुक में उनको नोट करने का कार्य करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम आगे बढ़ने का काम करेंगे उससे पहले एक बार सभी के सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ये बता दो, क्या मेरी आवाज प्रॉपरली आप लोगों के सामने आ रही है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी, मूव फास्ट। बहुत ही शानदार प्यारे बच्चे, बेहतरीन। तो करते हैं चीजों की शुरुआत। और प्यारे बच्चे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करना, साझा करना आप लोग, और सभी के सभी कमेंट के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग है ना सारे के सारी चीजों को आप लोग बयां कर देना। समझ जाऊंगा। एक्चुअली सूर्या से कुछ एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देने वाले थे, तो वो चीजें थोड़ा सा बता रहे थे मुझे, उसके कारण मुझे थोड़ा सा इंटरप्शन क्रिएट हुआ भी इसमें। हाँ, तो हम चीजों की शुरुआत करते हैं और प्यारे बच्चे, हम ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। तो अभी के लिए हमारा जो पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है, वो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। प्यारे बच्चे, मैं फिर से बता रहा हूं, आप अपने नोट्स बनाना बेहतरीन तरीके से, जो भी सेशन है ना उसको आप नोट डाउन करते चलना। और सारे के सारे क्वेश्चन मैं पहले ही बता देता हूं, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आपके पास में, और ये क्वेश्चनों की पॉसिबिलिटी आने की बहुत ही ज्यादा है। तो प्यारे बच्चे, जो जो आपको आंसर पता है वो सारे के सारे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करना, और जब लास्ट क्वेश्चन होगा तब आप लोग मेरे को एक बार जरूर ये बता देना कि सर हमारे इतने क्वेश्चनों में से इतने नंबर या फिर इतने क्वेश्चन सही है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है मेरे बच्चे, वो क्वेश्चन ये है कि हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन, या फिर ऑफ ए आवर बॉडी? हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? तो मेरे बच्चे, हमारे शरीर से मतलब मैंने अभी बता दिया था कि हमारे शरीर से मतलब क्या होने वाला है। तो सरकार, हमारे शरीर से मतलब होने वाला है, एक बार चीजों को समझ लेना, हमारे शरीर से मतलब क्या है? तो हम सभी के सभी क्या होने वाले थे? तो हम सभी के सभी हैं जिसे नाम दिया जाता है ह्यूमन बीइंग। क्या है बेटा? ह्यूमन बीइंग। और आप लोग जानते हैं ना, हम सभी के सभी जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, हम सभी के सभी अपने आप में है मेरे बच्चे, जिसे कहा जाता है समतापी। समतापी को ही इंग्लिश में मेरे बच्चे हमारे पास में कहा जाता है एंडोथर्मिक। आप लोग जानते हैं ना, हम सभी के सभी ह्यूमन बीइंग का मतलब हम सभी के सभी कौन है? तो आप मैमल्स भी कह सकते हो, यस और नो। अगर हम लोग एंडोथर्मिक है, समतापी हैं, तो मेरे बच्चे अगर समतापी, सम का मतलब समान, तापी का मतलब क्या? तापमान, जिनके शरीर का तापमान हमेशा एक समान रहता है, या फिर बॉडी टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट के साथ में चेंज नहीं होता हो, बदलता नहीं हो मेरे बच्चे, उसी को एंडोथर्मिक कहा जाता है। तो मैंने कहा हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? तो प्यारे बच्चे बता देना कि हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बोलना एक बार, कितना होगा मेरे बच्चे? 37 डिग्री सेल्सियस। या फिर आप लोग इसी को कह सकते हो 98.6 फ़ारेनहाइट भी बता सकते हो, या फिर मेरे बच्चे 310.15 केल्विन भी बता सकते हो। अगर इसके अकॉर्डिंग चला जाए तो मेरे बच्चे हमारे शरीर का तापमान बता दो, इनके अंदर से कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही होने वाला है? तो आंसर बनेगा आपके पास में ए। बहुत ही शानदार मेरे बच्चे, बातें समझ में आ रही है? अब एक बार चीजों को थोड़ा सा समझ भी लो। ये हमारे पास में आप लोग जानते हैं ना, एक तो डिग्री सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन, इनके बीच में भी मेरे बच्चे आपके पास में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है आपके पास में, उसके ऊपर हम लोग एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे, एक बार ये समझ लेना कि हमारे पास में हम चीजों को बयां कर रहे हैं, तो हमने ले लिया मेरे भाई क्या? तो हमने ले लिया पानी। हम एक रिलेशन देखना, उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब पानी के अंदर हमने दो चीजें ले ली अपने पास में। दो चीजें क्या है? एक तो हमने ले लिया फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब यह है कि वो चीजें जहां पे चीजें या फिर जहां पे पानी हमारा फ्रीज हो जाता है, जम जाता है आपके पास में, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास में हमने ले लिया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमने अगर बातें की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर पानी उबलना शुरू हो जाए,
हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे वहां पे। मैंने कहा हम किस किस के अंदर रिलेशन देख रहे हैं, तो डिग्री सेल्सियस के अंदर, हम फ़ारेनहाइट के अंदर, और किसके अंदर देखेंगे मेरे बच्चे, केल्विन के अंदर हम रिलेशन देखने वाले हैं। मैंने कहा जब भी हम फ्रीजिंग पॉइंट की बातें की जाए, अरे जानते होंगे इतना तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास में पानी क्या होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सरकार बॉयल होना शुरू हो जाएगा। यस और नो, बहुत ही शानदार बढ़िया बातें हैं। यस और नो। मैंने कहा अगर मैं फ़ारेनहाइट की बातें करूं तो मेरे बच्चे बता देना 32 फ़ारेनहाइट के ऊपर पानी जो है वो जमेगा, और जबकि आपके पास में 212 फ़ारेनहाइट पे पानी क्या हो जाएगा, बॉइल्ड होना शुरू हो जाएगा। बातें समझ रहे हो क्या? अगर मैं वही केल्विन की बातें करूं तो बता देना 273.15 केल्विन पर पानी जमेगा, और मेरे बच्चे अगर मैं बातें करूं तो 373.15 केल्विन के ऊपर पानी क्या होना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? हमने कहा था कि हम रिलेशन देखना चाहते हैं किसके बीच में, तो डिग्री सेल्सियस के बीच में, और हम किसके अंदर देखेंगे, फ़ारेनहाइट के बीच में देखेंगे, और किसके अंदर देखेंगे मेरे बच्चे, केल्विन के अंदर। ये रिलेशन अगर आपको समझ में आ जाता है ना, तो प्यारे बच्चे आप रिलेशन निकाल सकते हो, मतलब डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदल सकते हो, या फिर डिग्री सेल्सियस को डायरेक्टली केल्विन के अंदर भी आप लोग बदल सकते हो। इतनी बातें समझ में आ गई? तो एक बार चीजों को समझ लेना। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे कि सरकार यहां का जो डिफरेंस है ना वो है 100। अरे बोलो ना कितना होगा, 100। अगर मैं यहां की बातें करूं तो अगर आप लोग 212 में से 32 घटाओगे तो मेरे बच्चे कितना आने वाला होगा, तो बता देना 180 आने वाला होगा। यस और नो? अगर मैं इनके डिफरेंस की बातें करूं तो मेरे बच्चे कितना आएगा आपके पास में, 100 इनका डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा जो भी डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस से इन सबको डिवाइड कर दो। तो डिग्री सेल्सियस में किससे डिवाइड करोगे, 100 से, फ़ारेनहाइट में किससे डिवाइड करोगे, 180 से, और जब मैं केल्विन की बातें करूंगा तो मेरे बच्चे किससे डिवाइड कर दोगे आप, 100 से। इतनी बातें समझ में? अच्छा हमने कहा कि इनके बीच में रिलेशन देखना है, तो रिलेशन देखना है तो हमने कहा चलो जी रिलेशन देख ही लेते हैं। अच्छा जो हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट है जहां पर चीजें जम जाती हैं वो उसी रिलेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। मैंने कहा यहां पे क्या है घटाना है, तो आप कहोगे सरकार यहां पे घटाना होगा 0 डिग्री केल्विन। अच्छा यहां पे क्या घटाओगे, तो 32 घटा दोगे, और यहां पे क्या घटाओगे, तो मेरे बच्चे बता देना यहां पे क्या घटा दोगे आप लोग, तो आप घटाओगे 273.15 केल्विन। बातें समझ आई? और इतना ही जब आप लोग देख लेते हो तो मेरे बच्चे आपके सामने एक प्यारा सा रिलेशन आ जाता है, और वो रिलेशन क्या है आपके पास में, देखो रिलेशन देखना चाह रहे हो तो यहां से 0 से 0 आप लोग क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, और यहां पे कितना आएगा आपके पास में 5, यहां पे कितना आ जाएगा 9, और यहां पे मेरे बच्चे 5। तो हमने कहा एक रिलेशन आ गया, क्या आ गया भाई, डिग्री सेल्सियस अपॉन में 5 बराबर होता है मेरे बच्चे किसके, फ़ारेनहाइट -32 अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे 9, और इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के मतलब केल्विन, माइनस आपके पास में 273.15 अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे बच्चे 5। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड क्या आपके पास में, केल्विन आपके पास में। बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इतनी बातें डन होगी? अरे कोई दिक्कत आपत्ति यहां तक, चले आगे। अब देखो किसी के बीच में भी रिलेशन निकाल लेना अपने पास में, आप इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हो तो आ सकता है आपके पास में, किसी में भी रिलेशन निकाल लेना मेरे बच्चे, रिलेशन आपके सामने होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है, अरे है ना, बेहतरीन, शानदार, उम्दा परफॉर्मेंस मेरे प्यारे बच्चे, गुड। अच्छा ध्यान देना, अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने मेरे बच्चे, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है, तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा आप लोग जानते हैं ना कि कंडक्टर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मेरे बच्चे चालक। अच्छा हीट मतलब ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक की यह बातें कर रहा है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से एक बार प्यारे बच्चे कमेंट करके बता दो कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो आपके पास में अच्छा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक ऑप्शंस दे रखे, पानी है, दूसरा आपके पास में पारा जिसे आप लोग मरकरी कहते हैं, आप फिर चमड़े के पास में, या फिर आप लोग प्लास्टिक। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दो आपके। खतरनाक मेरे बच्चों, एक बार सभी के सभी, देखो बार बार कहना थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता, फिर भी आप भावनाओं को समझो, और इस कदर भावनाओं को समझो कि मेरे बच्चे हर एक ग्रुप में एक बार साझा कर दो, ताकि सभी के सभी मेरे बच्चे जो है इस चीज को देखें, पढ़ें, आगे बढ़ने का सबको हक है। देखना मेरे बच्चे,
बहुत ही शानदार बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप सबके। तो अगर हम लोग इसकी बातें करें ना कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, सबके कमेंट का आंसर मैं जरूर दूंगा, ये बात समझ लेना, ठीक है। बट मैं लास्ट में बातें करूंगा ताकि सारा का सारा हम कंटेंट जो ना आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लें। अगर मेरे बच्चे मैं कहूं कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, कंडक्टर का मतलब क्या बताया मैंने, चालक, जिसमें से हीट आपके पास में मेरे बच्चे फ्लो हो जाए, पास हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर, ठीक है जी। अगर इनमें से देखा जाए तो आपके पास में क्या रहेगा, तो मरकरी मतलब पारा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने एक चीज और भी देख लेते हैं अपने पास में। मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी की बातें करूं ना आपके पास में, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आप लोग किसकी बातें करना चाहते हो, विद्युत की बातें करना चाहते हो। अगर विद्युत का अगर मैं कहूं कंडक्टर की आपके पास में, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दो, कंडक्टर में आप लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, गुड कंडक्टर भी बता दो, और मेरे बच्चे आप लोग बता दो जल्दी से बैड कंडक्टर भी आपके पास है। बिजली का सबसे अच्छा चालक किसे कहा जाता है और बिजली का सबसे बुरा चालक किसे कहा जाता है, दोनों के आंसर बढ़िया से जल्दी से बता दो मेरे को, फिर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। जल्दी से बताओ मेरे बच्चों। हाँ जी, तो मैं अगर बातें करूं ना कि विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन है, तो मेरे बच्चे बता देना, इलेक्ट्रिसिटी का जो गुड कंडक्टर होता है उसे हम लोग सिल्वर कहेंगे, या फिर आप कहोगे क्या मेरे बच्चे, चांदी। बातें समझ आए। मैं कहूं कि अगर बैड कंडक्टर की अगर बातें की जाए तो बैड कंडक्टर क्या होगा, तो मेरे बच्चे बता देना, इसका आंसर आप लोग क्या दोगे, तो आप दोगे शीशा। आपके पास में बोलना एक बार, क्या आंसर दोगे, शीशा। बातें समझ में आ गई क्या, अरे हाँ है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने पास में, और अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आप जल्दी से आंसर देने का उसका भी प्रयत्न कर लेना। और मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा एक चीज और भी समझ लेना, देखो एक क्वेश्चन बना था आपके बार, और ये क्वेश्चन बना था आपका एसएससी एमटीएस के अंदर आपका, ठीक है जी। और एसएससी एमटीएस के ऊपर ये क्वेश्चन था कि फंगस किसके ऊपर हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कुछ एक एग्जांपल दे रखे थे आपके पास में, उनमें से पूछा था किन किन के ऊपर फंगस ग्रो कर सकता है, तो उसमें चमड़ा भी दे रखा था, ठीक है जी। तो मेरे बच्चे एक चीज ये भी समझ लेना, जो चमड़ा होता है ना, उस चमड़े के ऊपर क्या पाई जा सकती है, तो चमड़े पे ग्रो कर सकती है, और मेरे बच्चे कौन ग्रो कर सकती है, तो बता देना, उसका नाम है आपके पास में क्या, फंगस। फंगस का मतलब हमारे पास में आप लोग क्या कहोगे, कवक। कवक उसके ऊपर ग्रो कर सकती है। इतनी बातें समझ रहे हो क्या, आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जल्दी से बता दो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के साथ में साझा होने वाला है अभी के लिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, जल्दी बता दो। एक वस्तु अधिकतम भार देती है, एन ऑब्जेक्ट गिव्स मैक्सिमम वेट, कब देगी, पानी में देगी, निर्वात हम वैक्यूम को कहते हैं, वायु में देगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से एबीसीडी जल्दी से आप लोग आंसर करो। पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका था कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और ये सभी के सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो बार बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। हल्के में कोई भी बच्चा क्वेश्चनों को ना लेना मेरे बच्चे, बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे, शानदार, खतरनाक मेरे बच्चे। इसी प्रकार शिद्दत से मेहनत करते रहना मेरे बच्चे, बेहतरीन। कुछ कुछ बच्चे है ना थोड़ा सा देखो गलत भी आंसर कर रहे हैं, यार ऐसा तो मत करो आप लोग, है ना, थोड़ा सा आंसर, थोड़ा सा क्या, अच्छा ही आंसर करने की कोशिश करो। अच्छा मैं अगर कहूं आप लोगों से कि एक वस्तु अधिकतम भार कब देगी या फिर किस में देगी, तो मेरे बच्चे बता देना, हमारे पास में इसके अंदर आप लोगों का आंसर जो आ रहा है मोस्टली बच्चों का जो है, बढ़िया 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 खतरनाक। हाँ जी मेरे बच्चे ध्यान देना, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास में, निर्वात, वैक्यूम आपके पास में। ध्यान देना, वैक्यूम क्यों आंसर होगा, तो मेरे बच्चे जल्दी से बता ही दो, आप ही बता दो क्या इसका वैक्यूम आंसर क्यों रहेगा, फिर मैं डायरेक्टली हम लोग बातें करेंगे। बहुत ही बढ़िया, खतरनाक। जय श्री राम। हाँ जी
मेरे बच्चे ध्यान देना, जब भी हम वैक्यूम की बातें करते हैं तो वैक्यूम में फोर्स ज्यादा होता है आपके पास, सॉरी वैक्यूम में ये वेट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पे एक फोर्स ऑफ बायोन्सी आपके पास में क्या है, ये वर्क नहीं करता। इस वजह से अगर देखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका जो भार होगा, उसका वेट जो होगा ना, वो मैक्सिमम होता है किसमें मेरे बच्चे? निर्वात के अंदर। मेरे भाई यहाँ पे अगर एक छोटा सा वर्ड देखा जाए तो वो आप लोगों के सामने आया है, और वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है मेरे बच्चे क्या आप लोगों के पास में? वेट। अब ये वेट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन चीजों के ऊपर भी हम थोड़ी सी बातें चर्चा कर लेते हैं। मेरे भाई अगर मैं वेट की बातें करूं ना आपके पास में, वेट मतलब आप लोग भार कहोगे, अरे हाँ ना। एक ध्यान देना, एक होता है द्रव्यमान आपके पास में। द्रव्यमान किसे कहा जाता है? तो मेरे बच्चे आप लोग कहोगे मास को कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं वेट की बातें कर रहा हूं। अब वेट किसके बराबर होता है? तो वेट एक प्रकार का आप ये कह सकते हो कि सरकार ये फोर्स ही होता है। वेट एक प्रकार का क्या होता है? फोर्स होता है, बल होता है। और जब ये बल होता है तो वेट हमारे पास में किसके बराबर होगा? m इंटू जी के बराबर होता है। मतलब आप कहोगे मास मतलब द्रव्यमान, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब आपका ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण आप लोग कह सकते हैं। बातें समझ में? अगर इसके आधारित अगर मैं बातें ही करना चाहूं आपके पास में वेट और फोर्स, अब देखो एक बात ये चीजें समझना, अगर वेट एक प्रकार का फोर्स है तो आप लोग ये भी कहोगे ना कि सरकार वेट की अपनी खुद की यूनिट भी तो होगी। अरे हाँ यार, बिल्कुल होगी यार। इकाई किसकी नहीं होती? इकाई तो सबकी होती है। और इकाई किस इसकी क्या होगी? तो मेरे बच्चे बता देना, इसकी इकाई को कहा जाता है न्यूटन। अच्छा एक चीज ये भी समझ लेना, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आप लोगों से ऐसा कहना चाहूं कि वेट अगर किसी के ऊपर डिपेंड करता है मेरे बच्चे, तो वो किसके ऊपर करता है? तो आप कहोगे कि सरकार वो करेगा हमारे पास में जी पे। अरे है ना। और आप लोग भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की सरफेस पे वैल्यू कितनी होती है? तो आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे हाँ या ना, यही तो होगी आपके पास में। बिल्कुल सरकार, यही होती है आपके पास। अच्छा एक चीज ये भी समझ लेना, अगर इतने इसकी वैल्यू होती है तो मैंने कहा क्या मैक्सिमम भी हो सकता है? बोला हाँ जी, मैं ये वैल्यू जो है जी की वैल्यू हमारे पास में क्या हो सकती है? मैक्सिमम भी हो सकती है। और मैक्सिमम कहां होगी? तो मेरे बच्चे बता देना, मैक्सिमम पाई जाती है पोल के ऊपर। बोलना एक बार, किसके ऊपर मिलेगी? पोल पर मैक्सिमम होती है। मिनिमम कहां पे होती है? तो इक्वेटर पर ये मिनिमम होती है, विषुवत रेखा पर ये मिनिमम होती है। अच्छा मैंने कहा कि जी जो है हमारे पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जीरो भी हो सकता है। बोला हाँ हो सकता है। कहां पे होगा? सेंटर पे हो सकता है भाई, सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर अगर देखा जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास में क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अगर जीरो ग्रेविटी हो जाती है तो मेरे बच्चे वहां पे भार मतलब आपका वेट भी किसके बराबर होगा? तो मेरे बच्चे बता देना, वो हो जाएगा आपके पास में क्या? जीरो। तो मैं कहूं कि किसी वस्तु का वेट सबसे ज्यादा कहां पे होगा? तो मेरे बच्चे बता देना, जहां पे जी की वैल्यू ज्यादा वहां पे आपका वेट भी ज्यादा। और जी की वैल्यू जहां कहां ज्यादा? पोल पे है तो वेट भी बातें की जाए, भार की बातें की जाए, तो ये मैक्सिमम कहां पे रहेगा? तो बता देना पोल पर रहेगा, ध्रुवों पर ये सबसे ज्यादा रहता है। इतनी बातें समझ में आ रही क्या? अरे हाँ या ना। अगले क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? अच्छा एक चीज और छोटा सा चीज है, मेरे को ये बता दीजिए, अगर मैं कहूं हमारे पास में देखो एक तो वेट है मेरे बच्चे, और दूसरी तरफ में बातें कर रहा हूं मास के। इन दोनों में से अगर देखा जाए, इन दोनों में से कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। तब तक मैं एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कमेंट को एक बार रीड आउट कर लेता हूं। बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, तो देखो मैं चीजें पहले ही बता चुका था भाई, वेट तो आपका जी के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये तो आपके पास में चेंज होगा ही होगा। अरे हाँ या ना, ये तो चेंज होगा। मेरे बच्चे से मैं मास की बातें करूं तो बता देना, मास हमारे पास में क्या रहता है? तो कांस्टेंट रहता है। अरे हाँ या ना, क्या हमेशा मास कांस्टेंट रहता है? बोला ना जी ना, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका रीजन हम लोग जानेंगे मेरे बच्चे जब हम आप लोगों के साथ में फिजिक्स पढ़ेंगे। और मेरे बच्चे न्यूटन का सेकंड लॉ जब आएगा तब भी मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहेगी आप सबके लिए। अभी के लिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे हमारे सामने ये रहा स्क्रीन के सामने। जल्दी से इसका आंसर बता दो सारे के सारे बच्चे, कमेंट बॉक्स में करके बता दो। बताओ क्या रहेगा? हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? कितना रहेगा बता दो एक बार। 329 मीटर पर सेकंड, 331 मीटर पर सेकंड, 231 मीटर पर सेकंड, और फिर है हमारे पास में क्या? 300 मीटर पर सेकंड। मेरे बच्चे अगर मैं बातें करना चाहूं, साउंड की बातें करना चाहूं, तो साउंड की यूनिट तो सब जानते ही होंगे। अरे हाँ ना मेरे बच्चे, अगर मैं इसकी यूनिट की बातें करूं तो यहां से इसकी यूनिट आती है जिसे कहा जाता है डेसिबल। अरे बोलो ना, क्या कहेंगे? डेसिबल।
अच्छा, वह ध्वनि जो सुनने में सबसे अच्छी लगती हो कितने डेसिबल की होती है? तो मेरे बच्चे आप लोग जानते हैं ना, उसका आंसर होगा हमारे पास में 45 डेसिबल आपके पास है। ठीक है, से 45 डेसिबल की जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, वो सुनने में हमारे कानों को सबसे अच्छी लगती है। और आपको किसकी ध्वनि अच्छी लगती है वो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान आप सभी के सभी मेरे सामने बैठे हैं। अच्छा, मैं कहूं कि हवा में ध्वनि की, तो एक चीज समझो, देखो अगर मैं साउंड की स्पीड की बातें करूं ना, तो ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अरे हाँ या ना भाई, मीडियम के ऊपर तो डिपेंड करेगा। मीडियम अगर मैं देखो हमारे पास में एक तो सॉलिड की बातें कर लो, एक मेरे बच्चे में बातें करना चाहूं लिक्विड की बातें कर लो, और एक मेरे बच्चे में बातें करना चाहूं हमारे पास में गैस, और एक मेरे बच्चे हम बातें किसकी करेंगे? वैक्यूम की बातें करेंगे। अब सबके बारे में चीजें समझ लेना। मैं अगर कहूं साउंड जो है, जो ध्वनि जो है सबसे ज्यादा इसकी चाल किस में होगी, तो मेरे बच्चे बता देना सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, और उसके बाद वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम है ही नहीं। अगर वैक्यूम के अंदर मीडियम नहीं है तो साउंड जो रहेगा, इसकी स्पीड की बातें की जाए तो मेरे बच्चे यहां पे बता देना कितना रहेगा आपके पास में? 0 रहेगा। गैस में कितना होता है? तो ध्वनि हवा में तो पूछा है, गैस में कितना होगा? तो लगभग हमारे पास में अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रखी है अपने पास में। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर दे रखी है तो हम बातें करें तो 332 मीटर पर सेकंड होता है गैस के अंदर। और लिक्विड में अगर बातें की जाए तो लिक्विड में आप समझ लेना, मैं पानी की ही बातें कर लूं, पानी में कितनी स्पीड होती है? तो मेरे बच्चे बता देना 1450 मीटर पर सेकंड होती है। अगर मैं सॉलिड की बातें करूं ना, देखो अगर मैं सॉलिड की बातें करूं तो सॉलिड में सबसे ज्यादा अगर बातें की जाए तो मेरे बच्चे सबसे ज्यादा किस में होती है? तो बता देना सबसे ज्यादा होती है, वो उसका नाम रहेगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में हमारे पास में लगभग कितना रहता है? तो बता देना 6400। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास में से हल्की सी ज्यादा ही रहती है, मीटर पर सेकंड आपके पास। बातें समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अगर मैं बातें करूं ना यहां पे स्टील की भी बातें करूं आपके पास में, स्टील की भी बातें करूं, एल्यूमिनियम ऑप्शन में नहीं है तो आप स्टील के साथ में ही जाओगे। स्टील की अगर बातें की जाए तो इसकी लगभग हमारे पास में 6000 के नियर बाई में होती है। और अगर देखा जाए तो मेरे बच्चे आपके होते हैं 5980 मीटर पर सेकंड, इसके सॉरी मीटर पर सेकंड, इतना ही इसके बराबर होती है। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अगर मैं कहूं कि हवा में, तो हवा किस में आएगा आपके पास में? तो हवा तो गैस में, और गैस में 332, तो 332 के इर्द गिर्द अगर कोई आंसर है तो मेरे बच्चे कौन सा है? 331 मीटर पर सेकंड। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर अभी के लिए प्यारे बच्चों होने वाला है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना? आगे बढ़ने का काम कर लेते हैं। और आगे अगले क्वेश्चन कौन सा है हमारा? तो अगला क्वेश्चन, ये एक छोटी सी प्यारी सी मक्खी भी देखो सोचते हैं कि अगला क्वेश्चन बता दो जल्दी जल्दी से बच्चों का। आज कमेंट को ज्यादा मैं इतनी अहमियत इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मेरे बच्चे समय के हिसाब से चला जाए तो समय हमारे पास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, कम है, उसी के हिसाब से हम लोग बातें करने वाले हैं। तो मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हमारी नजरों के सामने जो है वो आप लोगों के सामने भी है। अच्छा, ये बोल रहा है कि हाउ इज सोलर रेडिएशन मेजर्ड। अच्छा, सोलर रेडिएशंस की बातें कर रहा है, सौर विकिरण का मापन किया जाता है। जल्दी से मेरे बच्चे बता दो एक बार, सभी के सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके पास है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन के अगर मैं आंसर की बातें करूं तो आप लोग ही बता दो, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में। जल्दी से जल्दी बता दो। सूर्या जी हमें डरा रहे हैं, नुके फिर बाद में दिक्कतें हो जाती हैं हमारे। बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चे। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास में क्या है? तो बता देना। अगर सोलर रेडिएशंस की बातें की जाए तो किससे मेजर की जाती है? तो प्यारे बच्चे बता देना उसका आंसर क्या रहने वाला है आपके पास में? पायरोमीटर आप लोगों के साथ में आंसर रहने वाला है। अच्छा, एक बात बताओ आपके पास में, और एक मैं यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता हूं। अगर पानी जो है ना, पानी जो है अगर मिला दिया जाए, पानी किस में मिला दिया जाए मेरे बच्चे? दूध के अंदर मिला दिया जाए, मिल्क के अंदर मिला दिया जाए, तो पानी के अंदर सॉरी मिल्क के अंदर जो पानी है इसको मापन करने के लिए, मतलब अगर मैं कहूं प्योरिफिकेशन ऑफ मिल्क, मतलब दूध जो है ना, इस दूध की शुद्धता को अगर मेरे को मापना है तो शुद्धता को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो मेरे बच्चे। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे बच्चे, बढ़िया उम्दा परफॉर्मेंस। क्या रहेगा जानते होगे सारे के सारे बच्चे, हाँ या ना? तो इसका राइट आंसर हमारे पास में क्या होने वाला है, जिसे नाम देंगे लैक्टोमीटर। एक बार मुंह से बोल दो सारे बच्चे, लैक्टोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
बातें समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है उसके ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जल्दी से देख लो इस क्वेश्चन का। भाई बेहतरीन उम्दा परफॉर्मेंस, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे सामने, आप लोगों के सामने, जिसका आंसर अभी मैं आप लोगों के साथ में साझा करने वाला हूं। विच कलर हैज मैक्सिमम एनर्जी? भाई सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा रंग है या फिर कौन सा रंग रखता है? मैक्सिमम एनर्जी वाले की बात कर रहा हूं, और मैक्सिमम एनर्जी वाला कौन सा है? तो मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में, ग्रीन कलर है आपके पास में, या फिर ग्रीन लाइट आप लोग कह सकते हो, आप वोयलेट है, रेड है, येलो है। जल्दी से एक बार बता दो, आपने पढ़ा होगा कि 7 कलर होते हैं। अरे हाँ ना, बिल्कुल होते हैं ऐसे, मना तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 7 कलर होते हैं। यस और नो मेरे प्यारे बच्चों? 7 कलर्स, और 7 कलर्स में जिसे हम लोग नाम देते हैं, जिसे कहा जाता है आपके पास में विबग्योर। ये विबग्योर है भाई साहब। अब देखो इनमें से अगर देखा जाए ना तो एक की एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी, तो एक की एनर्जी हमारे पास में क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो मैं कहूं एनर्जी की बातें, एनर्जी मैक्सिमम कौन सा कलर रखता है? और दूसरा आंसर यहीं से बनेगा हमारे पास में, जिसे हम लोग कहेंगे एनर्जी। और एनर्जी मेरे बच्चे मिनिमम वाला कौन सा कलर होता है? जल्दी से एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। पहला एबीसीडी की फॉर्म में ही बता दो सारे के सारे बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी बता दो। बढ़िया जी, शानदार शानदार शानदार, खतरनाक इंसान, सारे के सारे कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाओ। ऐसे के ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहां से बनाएंगे मेरे बच्चे, ध्यान देना। अच्छा ध्यान देना, हमारे पास में अगर देखा जाए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी? तो मैक्सिमम एनर्जी जो होगी वो हमारे पास में कौन सा रंग होगा? तो बैंगनी होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? वोयलेट। वोयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि अगर मैं बातें करूं ना मेरे बच्चे, तो फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी की बातें की जाए तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है ना, उसकी मेरे बच्चे आप लोग जानते हैं ना वेवलेंथ, वेवलेंथ हमारे पास में क्या मिलेगी? तो मेरे प्यारे बच्चे बता देना, वेवलेंथ मिलेगी मिनिमम आपके पास। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अगर मैं कहूं कि भाई सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा रखने वाला कौन सा है, तो मेरे बच्चे आप लोग बता देना बैंगनी कलर होगा। अच्छा मैं दूसरे इसके आंसर की तरफ में भी चल पड़ता हूं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों के साथ में कि एनर्जी मिनिमम किसकी? तो एनर्जी मिनिमम वाला एक ही है, जिसका नाम क्या होगा आपके पास में? तो जिसे हम लोग कहेंगे रेड कलर। ठीक है जी। और रेड कलर जो है ना, तो रेड कलर की आप लोग फ्रीक्वेंसी की बातें करोगे तो फ्रीक्वेंसी जो रहेगी मेरे बच्चे वो क्या रहेगी आपके पास में? फ्रीक्वेंसी इसकी रहती है मिनिमम आपके पास है। और मैं अगर वेवलेंथ की बातें करूं तो वेवलेंथ हमारे पास में क्या रहेगा? तो आप बता देना मैक्सिमम। क्या रहेगा मेरे बच्चे? मैक्सिमम रहने वाला होगा। बातें समझ में आ रही है क्या? डन है ना? अगला क्वेश्चन में एक बार यही बता देता हूं। अच्छा एक रिलेशन होता है ना, आपका रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बता दो, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और जल्दी से, आप लोग जानते हैं ना हमारा एग्जाम नियर बाई में है, उसके हिसाब से ही हम लोग कार्य करने वाले होंगे। हाँ जी, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों क्या आंसर रहने वाला होगा इसका? तो अगर देखूं तो F इज इक्वल टू क्या होता है? तो मेरे बच्चे बता देना, F इज इक्वल टू होता है जिसे कहते हैं C बाई लैम्डा। F का मतलब क्या होता है? तो मेरे बच्चे F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, C इज क्या होता है अपने पास में? स्पीड ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या होगा हमारे पास में? तो ये होता है आपके पास जिसे हम लोग नाम देते हैं वेवलेंथ। बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इतनी बातें डन है ना? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और प्यारे बच्चे हमारे पास में अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है, वो है ये वाला आपके पास। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जल्दी से आंसर बता दो। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ? पहला है आपके पास है माइक्रो, फिर है फर्मीमीटर, फिर है नैनोमीटर, और फिर है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग करके मुझे एक बार बता दो क्या रहने वाला है। जल्दी बताओ जल्दी से। अच्छा जी ध्यान देना, अगर इस क्वेश्चन के अनुसार अगर चला जाए तो मेरे बच्चे, अगर हम लोग बातें कर रही थे इस क्वेश्चन के अनुसार, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर के बराबर।
एक एंगस्ट्रोम किसके बराबर होता है? तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। और वहीं पर अगर मैं कहूं ना कि एक फर्मी मीटर बता दो किसके बराबर, तो 10 की पावर माइनस 15 के बराबर होता है। तो आप लोग जल्दी से बता दो कि इनमें से सबसे छोटा क्या रहेगा। और मेरे बच्चे आप लोग बता भी सकते हैं, एबीसीडी की फॉर्म में आप लोगों को आंसर बताना है। बढ़िया, शानदार, उम्दा परफॉर्मेंस मेरे बच्चे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो फर्मी मीटर ही होने वाला है। अच्छा, फर्मी मीटर आप लोग जानते हैं ना, ये मेजर्ड करता है, किसको करेगा भाई? तो बता देना, ये करता है आपके पास में जिसे हम लोग नाम देंगे साइज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो साइज है ना मेरे बच्चे, उसको मापने का जो कार्य करता है वो कौन कार्य करता है? तो बता देना वो किस में मेजर किया जाता है? तो आप बता देना फर्मी मीटर के अंदर। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अरे हाँ है ना, आगे चलते हैं। ध्यान देना, खतरनाक तरीके से, खतरनाक मूड में आज हमें पढ़ना है। और खतरनाक मूड में तो पढ़ना ही है। तो एक और आंसर बता दो, आप लोग क्या बताओगे? इसी में बता देते हैं ना। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास में सबसे अगर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है तो उसको मेजर करने के लिए, भाई सबसे छोटी को तो बता दिया हमारे पास में, सबसे बड़ी की बातें की जाए तो मेरे बच्चे बता देना उसका, उसे हम लोग कहते हैं पारसेक। एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो बता देना 3.1 इंटू 10⁻⁻16 मीटर के बराबर होता है। आप लोग जानते होंगे ना, एक और आपने कभी पढ़ा होगा जिंदगी में, जिसे हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। और लाइट ईयर किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻⁻, किसके बराबर? 15 मीटर के बराबर होता है। एक होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी कहा जाता है इसे, ठीक है जी। अगर मैं इसकी बातें करूं तो मेरे बच्चे ये होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। तो सबसे लार्जेस्ट यूनिट को मेजर करने के लिए, मतलब लार्जेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं इन तीनों में से कौन सा होगा, तो इन तीनों में से आप लोग बता ही दिया होगा सब बच्चों ने। मोस्टली मेरे बच्चे, सब बच्चों का आंसर सही है। और वो आंसर क्या रहेगा आपके पास में? पारसेक। बढ़िया मेरे बच्चे, बेहतरीन, शानदार। डन है क्या? खतरनाक तरीके से, बढ़िया। हाँ जी, क्या रहने वाला होगा? पारसेक रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और प्यारे बच्चे, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के सामने, और स्क्रीन जल्दी से खुल जा सिमसिम। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। भाई साहब बता दो मेरे लाल, क्या आंसर रहने वाला है? सभी लाला और लाली आंसर कर दो कमेंट बॉक्स में। और एक बार ये जो लिंक है हमारा सभी के सभी टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा, जो भी ग्राम, किलोग्राम, जो भी जहां चेपना चाहो चेप दो मेरे बच्चे। अच्छा, हीटर में किस धातु का तार बना होता है? विच मेटल वायर इज यूज्ड इन द हीटर? अच्छा, हीटर जो होता है ना, उसमें आप लोग जानते हैं ना, तो उसमें हीटर की जो वायर होती है ना, दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक को हम लोग कहते हैं निकल, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं क्रोमियम। और निकल और क्रोमियम से ही मिलके बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चे? जिसे हम लोग कहते हैं नाइक्रोम। जिसे हम लोग क्या कहेंगे? नाइक्रोम। तो हीटर वायर किससे मिलके बना होगा? तो मैंने आंसर जल्दी जल्दी में बता ही दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में? तो आप लोग कहोगे क्या? नाइक्रोम कह दोगे। बातें समझ है? अच्छा, एक छोटा सा वर्ड है, मुंह से बोल ही लेना तो आप लोग समझ भी जाओगे। तो मेरे बच्चे, हम अपने घरों में हमारे जो जन्मदाता है, उन जन्मदाताओं को हमने एक नाम दे रखा है, और वो नाम क्या है तो वो आप लोग जानते ही हैं। और उस नाम को हम थोड़ा सा हाईलाइटेड करेंगे क्योंकि जरूरी है। और वो जरूरी नाम क्या है? तो प्यारे बच्चे, उसे हम क्या कहेंगे? तो बता देना, हमारे घरों में हमारे होते हैं, उसे नाम देंगे पिताजी। अरे बोलो एक बार मुंह से सारे के सारे नालायकों, क्या कहेंगे हम लोग उसे? पिताजी। और देखो, पिताजी में भी कुछ छिपा हुआ है। वास्तविकता ये उन्हें बहुत कुछ छिपा हुआ है, पहचानना आपको है। और क्या छुपा हुआ है? तो बता देना कि मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। अरे क्वेश्चन का आंसर क्या? तो मैंने कहा पी से क्या बनता है? तो बता देना, पी से बनता जी पीतल। अरे बोलो क्या बनेगा? पीतल। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ता से क्या बनता है? तो बता देना, इससे बनता है तांबा। अच्छा, जी से क्या बनेगा? तो मेरे बच्चे बता देना, इससे बनता है जिंक आपके पास में, ठीक है जी। तो पीतल आपके पास में दो चीजों से मिलकर बनता है, जिसे हम लोग क्या नाम देंगे? तांबा और जिंक नाम देंगे। अरे बातें समझ में आ गई क्या? बिल्कुल खतरनाक तरीके से। एक और बता देता हूं, पिताजी के साथ साथ में बोलना कि जो पिताजी थे ना, वो हमारे नेताजी बन गए थे। अरे बोलो क्या बने थे? नेताजी। और नेताजी है ना, नेताजी जैसे बन गए ना, अब नेताजी नेताजी होने लगी। नेताजी जो है जर्मन से क्या लेके आए थे? तो सिल्वर लेके आए थे। तो हमने लिख दिया जर्मन सिल्वर। अब देखो,
जर्मन से सिल्वर लेके कौन आए थे? तो हमारे आए थे नेताजी। अच्छा, नेताजी से भी हमने बना दिया, तो जर्मन सिल्वर 3 चीजों से मिलकर बना होता है। किस किस से? न से बना देना, जिसे हम लोग कहेंगे निकल, निकल। ता से बना देंगे मेरे बच्चे तांबा, और जी से क्या बना देंगे प्यारे बच्चे? तो बता देना, इसे कहा जाता है जिंक आपके पास में। तो जर्मन सिल्वर 3 चीजों से मिलकर बना होता है, निकल, तांबा और क्या कहेंगे मेरे बच्चे? जिंक कह देंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ चुकी है क्या? यस और नो? डन है ना? आगे बढ़ लेते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। ये भी याद रख लेना, नाइक्रोम है ना, 2 चीजों से मिलकर बना होता है। क्या? एक तो निकल, दूसरा मेरे बच्चे क्या होगा आपके पास में? क्रोमियम। तो मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन के सामने, ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। बता दो इसका, तो डायरेक्टली स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड ही आप लोगों को आंसर करना है। हु मेड द फर्स्ट मिसाइल? कौन थे ऐसे? जे थॉमसन, जानते होंगे इसके बारे में भी। अरे हाँ है ना, कई बार एक ट्रिक बढ़ाते हैं ना, ईट पर नाच। इसे इलेक्ट्रॉन जैसे क्या बनता है? जे थॉमसन आपके पास में। ठीक है जी। बी है वर्नर वॉन ब्रॉन, और फिर है हमारे पास में एडवर्ड टेलर। जल्दी से एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में क्या रहने वाला है इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया, शानदार क्वेश्चन मेरे बच्चे। मजा आ रहा होगा आज के क्वेश्चनों में। अरे हाँ ना, सारे के सारे मेरे बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं। बढ़िया से वे क्वेश्चन है जो कि ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड होते हैं। क्या रहेगा? सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? तो बता देना, उस व्यक्ति का नाम था आपके पास में, क्या नाम था? तो बेटा उस व्यक्ति का नाम था, बता दो भाई साहब, वर्नर वान ब्रोन नाम था। इतनी बातें समझ में आई? अच्छा, आप लोग एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, बहुत ही आसान सिंपल साधारण सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? जल्दी से बता दो, भारत के अंदर मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं अगला क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूं, ध्यान देना। इंडियन मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? हाँ जी, इंडियन मिसाइल मैन किसे कहेंगे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इंडियन मिसाइल मैन कहा जाता है। लगभग मोस्टली बच्चों का सही है आंसर, जहां तक मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं। बताया था, देखो नाम किसी व्यक्ति का ले नहीं रहा हूं मैं, परंतु अंतिम क्षण जो रहेंगे आपके पास में, मतलब लास्ट जो क्लासेस का जब हमें एंडिंग करना होगा, तो मैं सभी बच्चों के, जिन बच्चों के सही है ना, उनको जल्दी जल्दी से फिर मैं लाइक कर दूंगा, और जिन बच्चों का अगर कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक है, उन बच्चों के पास में मैं पर्सनली कमेंट करके बता दूंगा कि बेटा यहाँ पे चीजों को आपको इंप्रूव करना है ना जी। अच्छा, बता देना आपके पास में, बाय होम वाज द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी गिवन? अच्छा, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? भाई रे, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बार, और इतनी बार पूछ लिया, इतनी बार हम आंसर दे देंगे कि वो एक ही था। जिस इंसान ने इसका आंसर दे दिया वो थे आप लोग, और आप लोगों ने इसका क्या आंसर दिया मेरे लाल? तो बता देना, इसे कहेंगे सर आइजैक न्यूटन। ओहो, खतरनाक इंसान था। क्या नाम था जी? न्यूटन नाम था। बोलेगा क्या नाम था? न्यूटन। अच्छा, अगर मैं न्यूटन की बातें करूं तो आप लोग समझ लेना, यहां पे बातें करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स की बातें की जाए, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की बातें की जाए, तो मेरे बच्चे आप लोग जानते हैं ना, ये किसके बीच में लगता है? तो 2 मास के बीच में लगता है। अरे हाँ है ना। अगर हम लोग बातें करें ना, तो मान लिया जाए हमारे पास में, केवल मानना है, ज्यादा भावनाओं में बहना नहीं है, हमने मान लिया मेरे बच्चे, एक मास ये था और एक मास आपके पास में ये है। ये एक आपके पास में कोई भी आप लोग ये कह सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये थी, दूसरी ऑब्जेक्ट ये थी। इस वाली ऑब्जेक्ट का मास हमने m1 दे दिया, और इसका मास हमने क्या कर दिया? m2, और दोनों के बीच में ये दूरियां बना दी। ध्यान देना, इसे सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मास के सेंटर से हम लोग इसको मेजर करते हैं, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है ये, तो मास के सेंटर से फोर्स एक लगता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इन दोनों के बीच में दूरियां, और दूरियां हमने क्या रख दी मेरे बच्चे? आर रख दी। अच्छा, हमने क्या कहा, जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि फोर्स जो है ना मेरे बच्चे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके भाई? मास के मल्टीप्लीकेशन के। बात समझ आई? तो जो फोर्स जो रहेगा ना अपने पास में, वो फोर्स क्या रहेगा? तो फोर्स बता देना, ये रहेगा अपने पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2। अच्छा, ध्यान देना, अगला अगर कहें तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के आपके पास में। तो मतलब एक रिएक्शन आपके पास में, एक इक्वेशन ये बनेगी और दूसरी इक्वेशन मेरे बच्चे ये बनेगी। अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो मेरे बच्चे बता देना हमारे पास में बन जाएगा क्या? तो आपके पास में बनेगा जी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? m1 m2 अपॉन में क्या होने वाला हो जाएगा? r स्क्वायर। बातें बल्ले बढ़ गई क्या? अरे हाँ ना।
अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दूं मैं यहां से मेरे बच्चे, तो एक कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को हमारे पास में क्या कहा जाता है, जी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में पास में r स्क्वायर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आई? यस और नो? इतनी बातें तो डन होंगे ना आपके पास में। अब देखो यहां से आपके पास में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हल्का फुल्का एक बार डिस्कस उन चीजों को भी कर लेते हैं। और क्या क्वेश्चन है तो ध्यान देना। अच्छा, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, और वो फॉर्मूला था F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई में क्या बनेगा मेरे बच्चे, आर स्क्वायर बनेगा। अगर ये फॉर्मूला है तो मेरे बच्चे आप लोग जानते हैं जी का मतलब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो अगर जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होगी तो 6.67 क्योंकि कांस्टेंट है, इंटू 10⁻⁻⁻ के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या बनेगा आपके पास में, केजी का स्क्वायर। और यहीं से हमारे पास में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चे ये लिख दी थी मैंने पहले से ही, और बता दो ये कहेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा, केजी स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी की ये होती है यूनिट आपके पास। अरे इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। ये हमारे पास में क्या होती है मेरे बच्चे, कैपिटल जी की यूनिट होती है। अरे डन है क्या आपके पास में? तो आपको अगर कहे ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे बच्चे किन के ऊपर डिपेंड करता है, तो बता देना ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर। दूसरा अपने पास में क्या, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। या फिर आप ये भी तो कह सकते थे ना, एक बार देखो मैंने ये लिखा था ना, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे दूरियां बढ़ेंगी ना, वैसे वैसे फोर्स क्या लगेगा आपके पास में, कम लगेगा आपके पास में। मतलब दूरियां बढ़ा दो, फोर्स क्या लगेगा आपके पास में, कम लगेगा। अच्छा एक चीज ये भी समझ लेना आपके पास में, बोला कि जी छोटे छोटे मास के बीच में, तो छोटे छोटे मास के बीच में ना नेग्लेजिबल है। आपके पास में बहुत बड़े बड़े मासेस होने चाहिए। बहुत बड़े बड़े अगर मास हो गए ना, उनके बीच में हमारे पास में क्या होगा, तो ये फोर्स आपके पास में एप्लीकेबल होगा। पर वो बड़े बड़े मासेस भी आपके पास में जब डिस्टेंस ज्यादा दूर होगी ना आपके पास में, ज्यादा बड़ी डिस्टेंस होगी, तो पॉइंट मास की तरह ही क्या करेंगे आपके पास में बर्ताव करते हैं। बातें समझ में आई? अब ऐसा थोड़ी ना आप लोगों ने बोला कि जी एक आदमी 100 केजी का, दूसरा भी 100 केजी का आपके पास, उन दोनों के बीच में बताओ अपने पास में। भाई ठीक है बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परंतु हमारे पास में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि देखो ना भाई साहब, ये 10⁻⁻ कितना, -11 है। अरे हाँ या ना? बातें समझ में आ रही है क्या? अब देखो हमने कहा, देखो यहां से ही देखो यार फोर्स कितना लगेगा। जी की वैल्यू ये रखोगे, हाँ या ना? मान लो पहला व्यक्ति 100 केजी का, दूसरा व्यक्ति 100 केजी का, उनके बीच की डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर ही मान लो अपने पास में, ठीक है 100 किलोमीटर मान लो, 100 मीटर मान लो। 100 मीटर यहां से 100 से 100 कटेगा, यहां पे देखो 10 की पावर 2, और यहां पे देखो 10 की पावर -11 है। बातें समझ रहे हो क्या? इसलिए कह रहा हूं ये बड़ी हैवी बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अच्छा उसका आंसर तो मिल गया होगा ना? अरे सिम चल, कहां है? ओहो ये तो खतरनाक ही काम था यार, चल ही नहीं रही थे। लो जी बता दो मेरे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर। क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। पॉजिट्रॉन के आविष्कारक थे। हु वॉज द डिस्कवर ऑफ द पॉजिट्रॉन? जल्दी बता दो पॉजिट्रॉन, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दो। जल्दी बताओ, जल्दी से मूव फास्ट। एबीसीडी एबीसीडी, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी से, कम ऑन मेरे बच्चों, धुआं उठा दो जल्दी जल्दी से। धैर्य रखो, ईमानदारी से पढ़ो मेरे बच्चे। ईमानदारी से पढ़ोगे ना, वास्तविकता बता रहा हूं मेरे बच्चे, मंजिल के पास में बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। परंतु आपको धैर्य से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक दिन में इतना बड़ा नहीं बनता मेरे भाई, पता है ना इस बात को? बड़ा बनने के लिए घिसना पड़ता है, और इतना घिसो कि मेरे बच्चे आप लोगों के जो मेहनत है ना, वो मेहनत चमके, मां बाप का जो सपना वो सपना पूरा हो। पहले ही बताया था ना, खुद के लिए नहीं, उनके लिए पढ़ो जिनका हमेशा से जो ऋण, जो बोझ, जो कर्ज है वो तुम्हारे ऊपर, वो है तुम्हारे माता पिता। मेरे बच्चों वो कर्ज तभी पूरा हो सकता है, उनके भी तो सपने हैं, वो सपने तभी पूरा हो सकते हैं जब एक सरकारी नौकरी आपके पास में होगी। सब अपने माता पिता सब चाहते हैं कि हमारा मेरा बच्चा जो है सफल हो जाए जीवन में, और सफलता तभी मिलती है जब आप लोग प्रयत्न करोगे, बार बार प्रयत्न करोगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? पॉजिट्रॉन जो है
अच्छा, पॉजिट्रॉन जो है ना आपके पास में, इसे आप लोग क्या कह सकते हो कि सरकार पॉजिट्रॉन है ना एक प्रकार का एंटी इलेक्ट्रॉन कह सकते हो। बोलना एक बार, इसे क्या कहेंगे? एंटी इलेक्ट्रॉन। एक प्रकार का ये क्या है? एंटी इलेक्ट्रॉन है। एंटी इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इनके मास हमारे पास में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। मास इनके क्या है? बराबर। मास भी बराबर है, चार्ज भी बराबर है, परंतु साइन क्या है? अपोजिट है। मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। अरे हाँ या ना? बिल्कुल मेरे बच्चे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिट्रॉन। अगर मैं पॉजिट्रॉन की बातें करूं तो इसकी खोज करने वाला एक इंसान था, जिस इंसान का नाम था एंडरसन। बहुत ही शानदार शानदार प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। एंडरसन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये रहा आज का हमारा शानदार सुथरा नया नया, ओहो बड़ा शानदार सा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्यूरी? क्यूरी किसकी इकाई है? मैडम क्यूरी, जानते हो ना इसके बारे में? नहीं जानते हो तो जान लेंगे बहुत जल्दी। जल्दी से बता दो, क्यूरी किसकी इकाई है? तापमान, लंबाई, ऊष्मा और रेडियो एक्टिविटी। टेम्परेचर की बातें कर लो आप, लेंथ की बातें कर लो आप, हीट की बातें कर लो, रेडियो एक्टिविटी की बातें कर लो। तो मेरे बच्चे बता देना, आप लोगों के नाम तो पता ही चल गया होगा आपके पास में। एक वर्ड है रेडियो एक्टिविटी, जिसे रेडियो सक्रियता कहा जाता है। ये रेडियो एक्टिविटी वही है आपके पास में जहां पे, जब आपके पास में एक चीज ये समझ लेना, जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता ना, जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता तब कुछ रेडिएशंस एमिट्स होती हैं। वो रेडिएशंस क्या होती हैं? अल्फा, बीटा और गामा। जब हमारे पास में स्पॉन्टेनियस एमिशंस होता है, किसका? अल्फा, बीटा, गामा रेज का, तो हमारे पास में वो क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी होती है। और जिन एलिमेंट से ये होता है उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे हाँ या ना? आगे चलने का काम कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आंसर सही दे रहे हो। अच्छा चलो बताओ तो फिर इसकी खोज किसने की थी? तो बता दो, आप ही लोग बता दो पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हु डिस्कवर द रेडियो एक्टिविटी? बता दो एक बार जल्दी से प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में। तो बता देता हूं, मैं ही बता देता हूं आप लोगों के साथ में, बहुत बढ़िया से कमेंट चल ही रहे हैं आप लोगों के। हाँ जी, उस व्यक्ति का क्या नाम था? तो उसे कहा जाता है हेनरी बैक्यूरल। क्या नाम दिया जाता है? हेनरी बैक्यूरल। अच्छा, मैं अगर ट्रम्प की बातें करूं ना, ये नामकरण किसने किया था? तो उसका नाम है मैडम क्यूरी। बता देना, यही नाम है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने इसका क्या किया था? नामकरण किया था। समझ लेना आपके पास में, अगर नामकरण किया था तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? तो इसकी यूनिट किसकी भाई? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होगी? यूनिट क्यूरी होगी। अच्छा, आपने नाम सुना होगा पोलोनियम, आपने नाम सुना होगा रेडियम। ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, इन दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज करने वाला इंसान भी कौन था? तो मैडम क्यूरी थी। अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं ना, आपको पता नहीं किस में रखा जाता है? तो लेड चैम्बर में रखा जाता है। किस में रखेंगे बेटा? लेड चैम्बर में। दो तीन बातें और बता देता हूं। हमने कहा था कि आपके पास में एक अल्फा है, एक बीटा है और एक क्या है हमारे पास में? गामा। इनको काउंट किससे करते हैं? तो बता देना, अल्फा और बीटा को काउंट किया जाता है, जिसे कहा जाता है जीएम काउंटर। इसे कहते हैं गाइगर मुल्लर काउंटर। मतलब मापते हैं, मापने, जैसे दूध की शुद्धता नहीं नापी थी क्या अभी थोड़ी सी देर पहले, वैसे ही हमारे पास में इसको किससे मेजर किया जाता है? जीएम काउंटर के द्वारा। गामा की अगर बातें की जाए तो गामा से किससे करेंगे? साइंटिलेशन, काउंटर के द्वारा आपके पास में। किसके द्वारा होगी बेटा? साइंटिलेशन काउंटर। ठीक है जी, आगे बढ़ लेते हैं। ये तो हो ही गया। चलिए जी, आगे एक और आपके पास में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपका, बता दो एक बार। हाइड्रोजन बम किसके हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? हु मेड द हाइड्रोजन बम? पहला ऑप्शन है एडवर्ड टेलर, दूसरा है सैमुअल, तीसरा आपके पास में से रॉबर्ट, फिर है नन ऑफ दिस। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बता दो कमेंट बॉक्स में। अगर ये क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता तो मेरे बच्चे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये बातें समझ लेना आप सारे के सारे बच्चे।
जल्दी से बता दो क्या रहेगा। अरे बताओ बताओ बताओ, खतरनाक मेरे बच्चे, छा जाओगे, ऐसी मेहनत करते रहो, इतने रुतबे के साथ बढ़ोगे ना मेरे बच्चे, बहुत ही शानदार। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? अरे बता दो ना, कौन है मेरे बच्चे? उस व्यक्ति का, उस इंसान का नाम बताओ क्या है? तो बेटा एडवर्ड टेलर। और मेरे बच्चे सबसे खतरनाक क्वेश्चन तो यह बन जाता है कि हमारे पास में ये किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो मेरे लाल, मेरे बच्चे बता देना, हाइड्रोजन बम किसके ऊपर करेगा? तो जिसे नाम दिया जाता है न्यूक्लियर, क्या नाम देंगे? फ्यूजन या फ्यूजन? न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे कहा जाता है नाभिकीय संलयन। किसके ऊपर कार्य करता है मेरे बच्चे? न्यूक्लियर फ्यूजन। भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इतनी बातें पल्ले पड़ गई तो मेरे बच्चे आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन के सामने, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन है। स्कूटर के आविष्कारक थे, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ स्कूटर? बता दो आपके पास में। ब्रेडशो, विलियम सार्डविक, विम ओबोटर। अब देखो बोटर से ही लगा लेना कि स्कूटर में क्या डली हुई थी? मोटर, मोटर से बना दो ओबोटर, तो क्या बन जाएगा? स्कूटर का बनेगा विम ओबोटर। अरे समझ में आ गया क्या? क्या बनेगा? विम ओबोटर। बढ़िया मेरे बच्चे, तो जल्दी जल्दी मैंने ही बता दिया ये क्वेश्चन, नहीं आप लोगों का नहीं माना जाएगा, फिर भी मान लेते हैं, आप तो अपने घर के इंसान हो यार। चलो इतना ही जल्दी है तो बताओ। लो जी, 1 सेकेंड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों के नजरों के सामने ये रहा। ये क्वेश्चन आपका रहेगा 1 नंबर का, सही करोगे तो मिल जाएगा, नहीं करोगे तो सही को भी खा जाएगा ये। अच्छा, अगर बातें की जाए ह्यूमिडिटी की, तो आर्द्रता को मापा जाता है किसमें? हेक्टोमीटर में, लेक्टोमीटर में, हाइग्रोमीटर में, हाइड्रोमीटर। राइट आंसर बता दो मेरे बच्चे। देखो लेक्टोमीटर तो थोड़ी सी देर पहले ही बता चुका था, तो हेक्टोमीटर है, दूसरा लेक्टोमीटर, तीसरा हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। एबीसीडी, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ। हाँ जी, क्या आंसर होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है तो मेरे बच्चे बता देना। इसे हम लोग कहेंगे ह्यूमिडिटी की अगर मेजर की बातें की जाए तो हाइग्रोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डरे क्या? चलिए आगे बढ़ने का काम कर लेते हैं। अच्छा, हाइड्रोमीटर के बारे में तो जानते होंगे, ह्यूमिडिटी ऑफ द लिक्विड इसको मेजर करता है आपके पास, ठीक है सी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये रहा। प्यारे बच्चों खालिस्तान आ रहे हैं कौन? कमेंट बॉक्स में करके बता दो, बताना नहीं कभी लग जाओ। अच्छा, प्लांट कोशिका भित्ति बनी होती है, मतलब प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ किससे? शर्करा हम लोग किसे कहेंगे? शुगर को कहेंगे। सेलुलोज मतलब सेलुलोज, सुक्रोज मतलब सुक्रोज। तो बता दो प्लांट सेल वॉल की अगर बातें की जाए तो देखो एक चीज ये समझ लेना, सेल वॉल मतलब एक तो एनिमल सेल और एक हमारे अंदर। बोला क्या सेल वॉल प्लांट्स में ही होता है क्या? बोला नाजीना तुमसे ना हो पाएगा, प्लांट्स के अलावा भी और भी किसमें होता है? तो बता देना मेरे बच्चे, बैक्टीरिया में भी तो होता है मेरे लाल, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है सेल वॉल। अरे बोलो ना क्या मिलेगा? सेल वॉल। किससे बनेगा भाई? तो बता देना ये बना होता है पेप्टिडो। किससे बना होगा मेरे बच्चे? बता दो यार। ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से। जानते तो होंगे क्योंकि पढ़े लिखे इंसान बैठे हो मेरे पास में। अरे हाँ या ना, घमंड है मेरे को इस बात का। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन से हमारे पास में क्या बनी है? बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी है। अच्छा एक और नाम बता देता हूं अपने पास में, बता देना क्या? तो बता देना सरकार, फंगस। अरे फंगस के अंदर भी तो सेल वॉल होती है। बोला बिल्कुल होती है। और इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? तो बेटा बता देना इसकी सेल वॉल बनी होती है जिसे नाम देंगे काइटिन। अरे बोलो ना क्या नाम देंगे? काइटिन। फिर से बोलने एक बार क्या नाम देंगे? सेल वॉल किससे बनी होगी? काइटिन से।
नहीं, इसकी काइटिन से नहीं बनी होगी, डायटमस से। किससे बनी होगी? डायटमस से बनी होगी। और ये तो है ही शानदार काम है यार। ठीक है सी। तो आगे अगर बातें की जाए तो मेरे बच्चे बता देना, अगर हम आगे बढ़ने की बातें की जाए तो एक और पूछ लेता हूं, आप लोग आंसर कर देना। एल्गी तो सुना होगा, एल्गी, तो बता दो एल्गी के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है, एल्गी की सेल वॉल किससे बनी होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दो, जल्दी से, मूव फास्ट, जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। मैं एक बार उस क्वेश्चन का आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। सही है, काइटिन आंसर ही था भाई उसका। एक बार बेटा इसको थोड़ा सा ना सही कर लेना एक बार, है ना। अरे कहां गया? एक बार इस क्वेश्चन का आंसर सही करना, और क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ये वाला। हाँ सी। अरे दब जा मेरे लाल। फंगस जो है ना आपके पास है, फंगस की जो सेल वॉल है ना वो किससे बनी होती है? तो बता देना, उसकी बनी होती है काइटिन की। पहले काइटिन ही तो बताया था यार, छोटी छोटी बातें हैं। आई एम रियली सॉरी इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, जो फंगस है, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? तो बता देना वो बनी होती है काइटिन से। अच्छा, तो डायटमस की भी बातें कर लेते हैं। डायटमस की जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है सिलिका से। किससे बनी होगी आपके पास में? सिलिका से बनी होती है आपके पास में डायटमस की सेल वॉल। अच्छा, मैंने अभी पूछा था आपके पास में एल्गी के बारे में, तो एल्गी की जो सेल वॉल होती है ना किससे बनी होती है? तो बता देना वो बनी होती है सेलुलोज प्लस में मेरे बच्चे हमारे पास में एक और लिख दिया हेमी सेलुलोज। ठीक है सी। तो क्वेश्चन ये समझ लेते हैं कि प्लांट सेल वॉल जो होता है ना किससे बना होता है? तो प्लांट सेल वॉल का आंसर राइट क्या होगा आपके पास में? तो बता देना सेलुलोज क्या रहेगा आपके पास में, सही आंसर रहेगा। उस क्वेश्चन के लिए आई एम रियली सॉरी मेरे बच्चे, थोड़ा सा जल्दबाजी जब हो ही जाती है। आप लोगों को बताने कैमरा को पढ़ा रहे हैं तो कैमरे को पढ़ाने में ऐसा नहीं कि कैमरे को पढ़ा रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग करते हैं तो छोटी मोटी चीजें हो ही जाती है। पर हमारे पास में फंगस की जो सेल वॉल होगी वो किससे बनी होगी आपके पास में? काइटिन। और डायटमस जो होता है ना आपके पास में उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सिलिका। डायटमस ये वही है, कोई भी व्यक्ति अगर पानी के अंदर डूब के मरता है या फिर किसी व्यक्ति को मारकर पानी के अंदर डाल दिया जाता है, इसका हमें पता किससे चलता है? तो मेरे बच्चे बता देना किससे पता चलता है? हमें सिलिका से पता चलता है। और सिलिका क्या होता है? तो बता देना इसे कहेंगे SiO2। क्या इतनी बातें समझ में आ जाएंगे? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन के सामने। हासी, तो जल्दी से एक बार इसका आंसर बता दो, क्या आंसर होने वाला होगा? यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल पावर के सही पावर, बता दो। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके बताओ सारे के सारे। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर? हाँ जी। अच्छा, मैं डिस्कशन कर रहा था सूर्या देव जी से।
सूर्यदेव जी है ना, सारे के सारे आंसर बता रहे थे। हाँ सर ये होगा खतरनाक। अच्छा देखो सब जानते हैं ना, सबकी टाइम टाइम पे लग जाती है मेरे बच्चे, क्या लगेगी? ओहो क्या लगनी है भाई साहब सबके टाइम टाइम से? तो मेरे बच्चे वो लग जाती है क्या? तो बता देना वो लग जाती है। बता दो क्या? तो वाट लग जाती है। अरे हाँ या ना, खतरनाक मेरे बच्चे। तो बता देना कि हमारे पास में देखो मैकेनिकल पावर के ऐसा यूनिट की बातें की जाए तो मेरे बच्चे क्या रहेगा? वाट। तो एक बात बता दो, 1 हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होता है? जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर बता दो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, जल्दी से, मूव फास्ट। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी हमारा। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना? तो मैं बता देता हूं 746। माइंड में छाप लो इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ लेते हैं। ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन, देखो भाई। ओहो ये तो पढ़ाई होगा। अफीम के कौन से हिस्से से मोर्फिन प्राप्त किया जाता है? तो मोर्फिन का संबंध किससे है? अरे मेरे लाल, मोर्फिन का संबंध किससे होगा? तो बता देना, मोर्फिन का संबंध है अफीम से। और अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? प्यारे बच्चे अफीम किससे प्राप्त करते हैं? तो बता देना, हम करते हैं किससे भाई साहब? फल आवरण से प्राप्त करते हैं। बातें समझ में आ गई? किससे प्राप्त करेंगे मेरे बच्चे? फल आवरण से हम लोग प्राप्त करते हैं। अच्छा ये जो जड़ पत्ते फूल ये क्या होते हैं ना, तो मेरे बच्चे एक वीडियो लेके आऊंगा, 1 शॉट वीडियो होगी जिसे हम लोग कहेंगे मॉर्फोलॉजी भी हमारे पास में कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी के बारे में, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट्स। मतलब जब हम लोग बातें करेंगे रूट्स के बारे में, हम बातें करेंगे हमारे पास स्टेम के बारे में, हम बातें करेंगे लीफ के बारे में, हम बातें करेंगे हमारे पास में फ्रूट के बारे में, और बातें करेंगे हम लोग मेरे बच्चे किसके बारे में? फ्लावर्स के बारे में। तो इनको हम मॉर्फोलॉजी में 1 शॉट वीडियो में देखेंगे। मतलब उसके अंदर हम बातें करेंगे रूट्स में, मतलब आप लोग है ना, ये रेडिकल रूट्स कौन सी होती है, फूसी फॉर्म कौन सी होती है, नैपी फॉर्म कौन सी होती है, ये सारी की सारी हम बातें करेंगे आपके पास में। स्टेम के अंदर भी बातें करेंगे कि भाई स्टेम जो होता है एरियल कौन सा होता है, इन ग्राउंड कौन सा होता है, सेमी एरियल कौन सा होता है, सब यहीं पे बातें करेंगे। हम बातें करेंगे आलू तना है, जड़ है, क्या होता है आपके पास में? मूली जड़ होती है, क्या आपके पास में तना होता है? दोनों के ऊपर बातें करेंगे। और फिर हम लीफ के बारे में बातें करेंगे। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे होता है उसके ऊपर बातें करेंगे। ठीक है, फ्रूट के अंदर सारी की सारी बातें पढ़ेंगे। हमारे पास में फ्रूट का कौन सा भाग खाया जाता, कौन सा नहीं खाया जाता। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बारे में बातें करेंगे, सत्य और असत्य फल। और फ्लावर्स के बारे में तो मेरे बच्चे मैं बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बड़ी सी सुंदर सी हैंड राइटिंग में मैं आप लोगों को बताऊंगा, बढ़िया सा सुंदर सा फ्लावर्स बना के दिखाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि फ्लावर्स के माध्यम से या फिर प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सारी चर्चाएं की जाएंगी आप लोगों के साथ में। एक 1 शॉट वीडियो बना दूंगा क्योंकि अभी इतना समय नहीं रहेगा कि मैं इन चीजों को आपके साथ में अभी के लिए साझा करूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, उन चीजों के आधारित हम लोग बातें करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन के सामने। बता दो यार, ये तो पता ही होगा यार। कार्य कार्य कार्य, अरे कार्य कर लो। अरे वर्क कब करोगे? जब फोर्स लगेगा, साथ में डिस्प्लेसमेंट होगी, तभी तो वर्क होगा। अरे हाँ या ना बोला? बिल्कुल जी, तभी होगा आपके पास। वर्क क्या होता है? तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। और फोर्स क्या होता है? तो फोर्स आपके पास में क्या होगा? तो फोर्स होता है F इज इक्वल टू में मास इनटू में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। अरे हाँ या ना? यस और नो? बोला जी यस और नो का मतलब यस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? वर्क की यूनिट क्या होगी? तो मेरे बच्चे बता देना, इसकी यूनिट क्या होने वाले है? जूल होने वाले हैं। अरे हाँ ना? अच्छा एक चीज समझ लेना अपने पास में, इसकी यूनिट क्या होगी? जूल होगी। अच्छा अगर मैं ये कहूं आपके पास में, एक बार शब्दों को समझना, देखो वर्क की मैंने बता दी जूल। अरे हाँ ना? ये ऐसा यूनिट की बातें कर रहे हैं। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होगी आपके पास में? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी? आप लोग कह दो मीटर आपके पास में, ये होगी एसआई। यस और नो? एक अच्छा वर्क कोई किस में मापते हैं अपने पास में? अर्ग में भी तो मापते हैं। अरे हाँ ना? सीजीएस यूनिट कहेंगे। और फोर्स की क्या होगी? डायन। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी? सेंटीमीटर। तो एक बार चीजों को समझना, एक बार रिलेशन निकाल लेते हैं जूल और इसके अंदर। अच्छा देखो, 1 जूल बराबर है, अच्छा एक चीज यहां पे ध्यान देना, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डायन के। अरे हाँ या ना? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। अरे हाँ या ना? बोला हाँ। अब चीजों को समझना, देखो 1 जूल, क्या इसकी जगह मैं ये वाला डेटा लिख सकता हूं? क्या बोलो लिख सकते हैं? 10 की पावर 5 क्या होगा आपके पास में? डायन होगा। अरे हाँ या ना? बिल्कुल होगा। अच्छा मीटर की जगह हमारे पास में क्या लिख सकता हूं? तो मीटर की जगह लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। यस और नो?
1 जूल बराबर है, देखो ये मल्टीप्लाई है बीच में आपके पास में, ये यूनिट लिखे अपने पास में, मल्टीप्लाई है, तो देखो 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2, तो 10 की पावर कितना 7, क्या होगा आपके पास में डायन, और साथ में क्या रहेगा हमारे पास में, तो सेंटीमीटर, और देखो डायन सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, अर्ग, तो 1 जूल जो है वो बराबर होता है 10 की पावर 7 किसके बराबर होगा, अर्ग के बराबर होगा। ये रिलेशन आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे बच्चे इसको एक बार समझ लेना, देख लेना बेहतरीन तरीके से। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा बैक साइड में जाना और समझना, मतलब फिर से प्ले करना और फिर चीजों को आगे बढ़ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में स्क्रीन के सामने ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को एज ए होमवर्क में तो क्या दूं मैं अपने पास में, खैर आप लोग देख लेना आपके पास। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ठीक है जी, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सबसे लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, मतलब ये आपके पास में होमवर्क। मैं 3 नाम लिख रहा हूं अपने पास में, 3 नामों में से एक तो आपके पास में हाइड्रोजन, लास्ट में बताना है, एक हाइड्रोजन, एक मेरे बच्चे हीलियम, और एक मेरे बच्चे हमारे पास में ऑक्सीजन। सीक्वेंस बताना है इन तीनों में से, ठीक है जी, सीक्वेंस बताना है इन तीनों का कि सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, दूसरे नंबर पे कौन सा होता है, तीसरे नंबर पे कौन सा होता है, इसका आंसर उसी के अंदर आप लोग बता दोगे। सबसे ज्यादा कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा, तीनों का सीक्वेंस बताना है। और इस क्वेश्चन का हम लोग नंबर दे देते हैं। ब्रह्मांड वाले का कौन सा नंबर है जी, तो ब्रह्मांड वाला क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 21 है ये हमारे पास में, ठीक है। 21वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग सारे के सारे कमेंट बॉक्स में कैसे लिखोगे, 21 और उसके सामने एरो और उसका आंसर लिख दोगे, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमने ब्रह्मांड से रिलेटेड बना दिया। अब इसमें ब्रह्मांड न होके अगर मैं ये कहूं हमारे पास में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की बातें की जाए तो हमारे शरीर में हाँ जी, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में बता दो, ऑप्शन सेम, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। अरे कौन सा है लठो, तो बता देना, इसका राइट आंसर क्या दे देंगे फिर हम लोग, ऑक्सीजन दे देंगे। इसी बातें समझ आए। क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसको हमने 21 नंबर दे रखा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ 21, उसके सामने एरो का निशान, ऑप्शन नंबर ABCD, और दूसरा उसी के साथ में, ऐसा नहीं इतना लिख के आप लोग मैसेज कर दो, इतना लिख के फिर आपको स्पेस देना है और स्पेस देके आपके पास में इनका सीक्वेंस लिखना है, सबसे ज्यादा क्या होता है, फिर उसके बाद में क्या, उसके बाद में क्या होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे और चलते हैं। ये राजी, सूर्य पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है, अरे यार खतरनाक, कौन कौन सा रहेगा, तो मेरे बच्चे बता दो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, तो सबसे ज्यादा मात्रा में सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है, विच इज द मोस्ट अबेंडेंट गैस फाउंड ऑन द सन, कौन है मेरी लाल, अरे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, तो बता देना इनमें से ABCD में, जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या रहेगा, कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा जी। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर रहने वाला हमारे पास में क्या, हाइड्रोजन, ठीक है जी। आगे चलते हैं, बताओ हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, बता दो एक बार, उस व्यक्ति का नाम क्या था, तो हाइड्रोजन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था हेनरी कैवेंडिश। चलो आगे चल लेते हैं। हाँ जी, लो जी, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, बाई whom was the theory of relativity given, अरे कौन था वो इंसान, कौन था जिसने ये कहा था, क्या कहा था, उसने बहुत कुछ कहा था, आप नहीं पढ़ते वो बात अलग है मेरे बच्चे, वो इंसान कौन था जिसने ये कहा था, A इज इक्वल टू mc², मतलब मेरे बच्चे एनर्जी को मास में बदला जा सकता है और मास को किस में बदला जा सकता है, एनर्जी के अंदर। ये जो लॉ ऑफ रिलेटिविटी आपके पास में 1905 में किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, तो बता देना उस व्यक्ति का नाम था, वो भगवान थे हमारे, वो कौन है, तो बता देना सर आइजैक न्यूटन, नहीं सॉरी, इसका आंसर क्या बनने वाला था, आइंस्टीन बनने वाला था। क्या राइट आंसर होने वाला है इसका, आइंस्टीन आपके पास में, ठीक है जी। लॉ ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, तो आइंस्टीन ने दी थी। डन है क्या, अरे हाँ या ना, बहुत ही शानदार मेरे बच्चे।
अच्छा देखो न्यूटन जो था ना, न्यूटन इससे पहले जो वाली बातें की जाए तो देखो फिजिक्स को अगर हम डिवाइड करें ना तो दो भागों में कर सकते हैं अपने पास में। क्या क्या? एक तो क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा क्लासिकल फिजिक्स के जो फादर है ना वो कौन है तो बता देना न्यूटन, और मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है तो बता देना एल्बर्ट आइंस्टाइन। अरे इतनी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों के? आगे बढ़ लेते हैं ना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा आप लोगों के स्क्रीन के सामने प्यारे बच्चे। वो कौन सा क्वेश्चन है तो देख लो, ये रहा बढ़िया सा क्वेश्चन आपके पास है। किसकी कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है? मतलब किसकी डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। अच्छा किसकी कमी के कारण ऐसा होता है? पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा आयोडीन, तीसरा है कैल्शियम। नहीं, ये कैल्शियम कर लेना आपके पास में, ये कैल्शियम है। फिर है हीमोग्लोबिन आपके पास में। जल्दी से एक बार राइट आंसर बता दो भाई, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो सीधी सी बात ये है, जल्दी से आंसर बताओ मेरे बच्चे, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बता दो जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बढ़िया बच्चों, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या आंसर आएगा? आयोडीन। मोस्टली बच्चों का सही आंसर है भाई, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो इससे हमारे पास में क्या रिलीज होते हैं इस ग्लैंड से आपके पास में, तो समझ लेना इस ग्लैंड से रिलीज होते हैं हॉर्मोन्स। लो जी प्यारे बच्चे बता देना, इससे तीन हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसे कहेंगे ट्राइओडो थायरोनिन, फिर है थायरोक्सिन, फिर हमारे पास में क्या है कैल्सीटोसिन। ये तीनों के तीनों हार्मोन्स कहां से रिलीज होते हैं तो बता देना मेरे बच्चे थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इतनी बातें समझ में आ जाएगी क्या? अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा आज का हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास में। बहुत ही शानदार सा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी नहीं आता तो आप लोग करो कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किससे संबंधित है तो मेरे बच्चे बता देना। ये देखा जाए तो साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है हमारे पास में साइटो, और दूसरा मेरे बच्चे हमारे पास में क्या है लॉजी। देखो आज मार्कर का रंग भी पीला है और कपड़े भी मैंने पीले पीले पहन रखे हैं। देख लो सारे के सारे आज आप लोगों के लिए बहुत शुभ दिन है। साइटो का मतलब मेरे बच्चे क्या रहने वाला है? सेल, और लॉजी का मतलब क्या रहने वाला है? टू स्टडी आपके पास में। तो साइटोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। कोशिकाओं का अध्ययन करना ही क्या होगा आपके पास में? साइटोलॉजी। तो कोशिका क्या क्या है मेरे बच्चे आपके पास में? अध्ययन करना। अरे जानते हो क्या? बता दो इन चारों ऑप्शनों में से आप लोगों के साथ में है ऑर्निथोलॉजी। अरे बताओ मेरे बच्चों ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? बता दो जल्दी से, मूव फास्ट। तो ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित होगा बता दो। एबीसीडी ऑप्शन है सेम टू सेम आप लोगों के, तो किससे संबंधित होगा? तो ऑर्निथो का मतलब हमारे पास में क्या होता है? बर्ड्स, तो पक्षियों से संबंधित है। बातें समझ आए? तो स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन करना ही मेरे बच्चे क्या कहलाता है आप लोगों के साथ में? तो ये कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। तो आज आप लोगों के साथ में जो मैंने जो साझा किए हैं वो क्वेश्चन कितने किए हैं तो आपके पास में 25 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ में साझा किए हैं। एक क्वेश्चन 21 वाला जो मेरे बच्चे उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करो। बातें समझ में? ज्यादा से ज्यादा देखो चीजों को शेयर करो, साझा करो। और फिर से बता रहा हूं कि जाने अनजाने में मेरे बच्चे अगर कोई भी गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगता हूं। हो सकता है किसी स्पेलिंग वेलिंग में इधर इधर अगर कोई चीजें हुई है तो उस चीजों के लिए हम मुझे खेद है, ठीक है जी।
बाकी मैंने अपनी तरफ से द बेस्ट देने की कोशिश की है और सारे के सारे क्वेश्चनों को मैंने प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन है वो चीजें आप लोगों के साथ में मैंने साझा की है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ में मैं साझा करने वाला हूं। ढेरों सारे क्वेश्चन होंगे, वे क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड है और मोस्टली जो जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं चीजों के साथ में मैं चीजों को आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करो, हमारे और आपका जो चैनल ये परिवार है इस चैनल को और भी बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो और यार दोस्तों सबको फैला दो मेरे बच्चे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे। आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद प्यारे बच्चों।